Hi guys, this is Abhishek Verma and you are watching विद्यास थाली वाले सर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर का नेशनल मीडिया का सेकंड पार्ट। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो हमने पढ़ा था कि रोलेट एक्ट बनाया गया है। रोलेट एक्ट इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बना दिया है और गांधी जी ने डिसाइड कर लिया है कि रोलेट एक्ट का क्या किया जाएगा, अपोज किया जाएगा। सो गांधी जी डिसाइडेड टू अपोज द रोलेट एक्ट मेड बाय ब्रिटिशर्स। क्यों? क्योंकि ये लॉ कहता था कि कोई भी इंडियन लीडर या पॉलिटिकल लीडर 2 साल के लिए इम्प्रिजन किया सकता है। एनी पॉलिटिकल लीडर कैन बी इम्प्रिजन फॉर 2 years विदाउट एनी ट्रायल, यानी बिना किसी मुकदमे सुनवाई के कोई भी इंडियन पर्सन को जेल में डाला जा सकता है। तो ये बहुत ही आर्बिट्ररी और गलत लॉ था, जिसकी वजह से गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो इसका क्या करेंगे, अपोज करेंगे। बट गांधी जी का अपोज करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट था। उन्होंने कैसे अपोज किया इसका? रोलेट एक्ट का गांधी जी ने नॉन वायलेंस अपोज किया, यानी अहिंसा से, बिना किसी लड़ाई झगड़े मारपीट के अपोज करने का सोचा गांधी जी ने। ठीक, और इसी के लिए गांधी जी ने क्या किया, 6 अप्रैल 1919 को एक सत्याग्रह डे ऑब्जर्व किया, ऑर्गेनाइज किया। सत्याग्रह डे मतलब वो दिन जिस दिन गांधी जी मूवमेंट पे बैठे, यानी कहीं धरना प्रदर्शन के लिए कहीं उन्होंने क्या किया, मार्च जैसा निकाला। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं, बस पीसफुल प्रोटेस्ट करें गवर्नमेंट के खिलाफ। जैसे आपने भूख हड़ताल देखेंगे ना, हंगर स्ट्राइक कैसे किया जाता है। एक जगह लोग बैठ जाते हैं, कुछ बातचीत नहीं करते, कोई गाली गलौज नारेबाजी नहीं होती, बस कोई तोड़फोड़ नहीं होती, बस वो लोग बैठते हैं, अपना डिमांड्स गवर्नमेंट के सामने रखते हैं। इसे ही सत्याग्रह कहा जाता है। तो गांधी जी ने बिल्कुल ऐसा ही किया 6 अप्रैल 1919 को। तो ये पहला स्टेप था। हमारे आने वाले चैप्टर में जो मेन इंसिडेंट होने वाला है, जिसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एनसीएन मूवमेंट कहा जाता है, असहयोग आंदोलन, उसका ये स्टार्टिंग था, है ना। जो सत्याग्रह डे है उसी का स्टार्टिंग था। तो एक दिन 10 अप्रैल को, इस सत्याग्रह के बाद 10 अप्रैल को गवर्नमेंट ने, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, उस पीसफुल जो लोग मार्च निकाल रहे थे, पीसफुली बैठे हुए थे, उनके ऊपर लाठी चार्ज कर दिया, उन्हें मारा। यानी बिना किसी बात के लोगों ने कोई तोड़फोड़ नहीं किया, कोई गाली गलौज, कोई मारपीट नहीं, बट पुलिस ने उनके ऊपर भी लाठी चार्ज किया। और फिर लोग भी वायलेंट हो गए, लोग भी भड़क गए, और लोगों ने क्या किया, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, पोस्ट ऑफिस, रेलवे, इन सबको जलाया, तोड़ फोड़ की, मारपीट की। तो गांधी जी इस बात से दुखी हो गए थे। और तो और जो गवर्नमेंट है उन्हें भी इन सबको कंट्रोल करने के लिए एक नया लॉ बना दिया, जिसको क्या कहा गया, मार्शल लॉ कहा गया। एक नया लॉ बन गया मार्शल लॉ। अभी मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ का मतलब पुराने नॉर्मल जो लॉज होंगे वो सारे सस्पेंड हो गए। जैसे हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं कि हम एक जगह पीसफुली इकट्ठा हो सकते हैं, है ना, ग्रुप बना के रह सकते हैं, सारा हमारा फ्रीडम ऑफ जो स्पीच है, फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी है, ये सब हमारे सस्पेंड हो जाते हैं। मार्शल लॉ में आप ग्रुप बना के नहीं रह सकते, आप वेपन नहीं रख सकते, आप कहीं मीटिंग नहीं कर सकते, और बिना काम के बाहर नहीं निकल सकते, है ना। जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है तो बाहर नहीं निकल सकते, अब बिना किसी वैलिड रीजन के। बिल्कुल इसी तरह का मार्शल लॉ में भी ये प्रोविज़न था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपको गवर्नमेंट का अपोज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोटेस्ट मार्च निकालना होगा, यानी रैली निकालनी होगी। रैली 1-2 लोगों से होती नहीं है, ग्रुप चाहिए होता है, पूरी गैंग चाहिए होती है। और मार्शल लॉ कहता है कि आप ग्रुप में रह ही नहीं सकते, गैंग में बना ही नहीं सकते, तो कैसे होगा प्रोटेस्ट। इसीलिए गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट को रोकने के लिए कौन सा लॉ लाया, मार्शल लॉ लाया। तो इन सबको देखते हुए गांधी जी ने नया तरीका निकाला था अपोज करने का, सत्याग्रह डे। उन्होंने आगे और प्लानिंग उनकी शुरू हुई। तो ये इतना हमारा था रोलेट एक्ट और उसका अपोज कैसे किया गया। अब इसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ने वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारा जालियांवाला बाग महासैकरे। सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं जालियांवाला बाग महासैकरे। ये हमारे चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से कई बार सवाल पूछा गया, अक्सर ऑब्जेक्टिव और 3 मार्क्स क्वेश्चन पूछा ही जाता है, कुछ ना कुछ, या तो ऑब्जेक्टिव या 3 मार्क्स का। तो बहुत ही ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ना है। तो हमारा टॉपिक है जालियांवाला बाग महासैकरे। जालियांवाला बाग, बाग का मतलब पार्क, महासैकरे का मतलब होता है नरसंहार। जब बहुत सारे ह्यूमंस को, यानी निर्दोष लोगों को बिना किसी बात के ही ऐसे ही मौत के घाट उतार दिया जाए, उनकी जान ले ली जाती है, इसे कहा जाता है महासैकरे। और जालियांवाला जो है एक पार्क का नाम है, बाग मतलब पार्क, ठीक है। तो हुआ क्या था, ये बात जो है वो है 13 अप्रैल की, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 कब की बात है, 13 अप्रैल 1919 की। उस दिन क्या हुआ था, पंजाब के अमृतसर में, पंजाब जो है अमृतसर, वहाँ पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल के टाइम देखा, अप्रैल में एक फेयर लगता है, बैसाखी फेयर जिसको बोलते हैं, जानते होंगे आप इसके बारे में। ठीक, 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में बैसाखी फेयर लगा हुआ था, बैसाखी का मेला लगा हुआ था।
बैसाखी फेयर मेला लगा हुआ था। अब एक बात गौर करने वाली बात यह है कि अभी भी पंजाब में मार्शल लॉ लगा हुआ है, ठीक है। अभी हम जैसे पहले जो टॉपिक पढ़ा मार्शल लॉ का मतलब ग्रुप में रह सकते हैं। अब मेले में देखिए आप ग्रुप तो रहेगा ही, मेला जाएंगे तो गैंग बना के जाएंगे ना, अकेले मेले में कहाँ मजा आता है, तो लोग ग्रुप बना के ही जाते हैं। तो मेले में ऐसा नहीं है कि बस पास के गाँव के आए हैं, मेले में दूर दूर से लोग आते हैं और वहाँ के जिस गांव में इंसिडेंट हुआ था उस गांव में तो मार्शल लॉ लगा है, आसपास के लोगों को पता है मार्शल लॉ है, लेकिन जो दूर से आए थे कि गैंग बना के नहीं आना है, ग्रुप में नहीं आना, उनको पता ही नहीं था कि मार्शल लॉ लगा हुआ है, तो ग्रुप बना के आ गए, गैंग बना के आ गए। तो बैसाखी फेयर था, तो बैसाखी फेयर के लिए वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो कुछ लोग क्या करने आए हैं, उस मेले में घूमने आए हैं, और कुछ लोग जो हैं इसी बात का, उस मेले का फ़ायदा उठा के, भीड़ का फ़ायदा उठा के, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो मार्शल लॉ की वजह से मिल नहीं सकते थे, वो लोग इस बात का फ़ायदा उठा के वो भी मेले में आ गए। वो लोग क्या करने आए थे, वो अपना डिस्कशन करना चाहते थे कि फ्रीडम मूवमेंट कैसे चलाना है। तो बात है 13 अप्रैल 1919 की, पंजाब अमृतसर में बैसाखी फेयर लगा हुआ था, मार्शल लॉ इम्पोज था। तो वहीं मेले के जहाँ मेला लगा हुआ था उस पास में ही एक पार्क था, ठीक, उसी पार्क का नाम क्या था, जालियांवाला बाग पार्क था। उस पार्क की खास बात आपको बता देते हैं, वो पार्क जो है वो चारों तरफ से ऊंची 20-20 फुट ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था, चारों तरफ से इंक्लोज था। उस पार्क में सिर्फ एक ही एंट्री और एग्जिट का गेट था, ठीक। अब देखिए पार्क में बहुत भीड़ हो जाएगी तो एक ही एंट्री एग्जिट का गेट रहेगा तो आने जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चारों तरफ से पार्क घिरा हुआ है 20 फुट ऊंची दीवारों से। पार्क में एंट्री एग्जिट का सिर्फ एक ही गेट है और पार्क के अंदर एक बड़ा सा कुआं भी है। तो कुछ लोग उस मेले में घूमने आए थे, उस पार्क में घूमने आए थे मेले के बहाने, और कुछ लोग उस मेले का भीड़ का फायदा उठा के वहाँ पर अपना फ्रीडम मूवमेंट का प्लानिंग डिस्कस करने आए हुए थे। अब उसमें देखिए फेयर में सभी लोग आते हैं, मेन वीमेन चिल्ड्रन है ना, सभी लोग आते हैं, बूढ़े बच्चे जवान सभी लोग, तो सभी लोग आए हुए थे। तो इस बात की खबर किसको लग गई, वहाँ के अमृतसर के उस जगह के जो पार्क जहाँ मेला लगा हुआ था उस एरिया के कमांडर को। वहाँ का जो कमांडर था उसका नाम क्या था, ब्रिटिश कमांडर जनरल डायर। जो ब्रिटिश कमांडर है क्या नाम है उसका, जनरल डायर, याद रखिएगा आप, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल डायर, ठीक। उसको इस बात की खबर लग गई कि लोग जो है फ्रीडम मेले का बहाना लेके फ्रीडम फाइटर्स जो है वहाँ जमा हो गए और अपनी प्लानिंग कर रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। तो इस बात का उसने फायदा उठा लिया और वो तुरंत अपनी आर्मी के साथ, अपनी फौज के साथ, पूरे सिपाहियों के लेके तुरंत उस पार्क में जालियांवाला बाग में पहुंच गया। उसने क्या किया, गेट ब्लॉक कर दिया, गेट ब्लॉक कर दिया एंट्री एग्जिट का। और याद रखिए मैं आपको बताया कि सिर्फ एक ही गेट था ना, तो एक ही गेट था एंट्री और एग्जिट पॉइंट का, वो गेट जो था उसको ब्लॉक कर दिया और बिना किसी प्रायर नोटिस के, है ना, वो ऑर्डर्ड ओपन फायर। उसने बिना किसी नोटिस के लोगों को बिना बताए कि हम क्या करने वाले हैं, आपके ऊपर फायरिंग करने वाले हैं, जो भी यहाँ जमा है अपने घर चले जाए, बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी नोटिस के अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया कि लोगों के ऊपर ओपन फायर करो। अब उस पार्क में, उस मेले में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोग आए हुए हैं, जमा हैं वहाँ पर। किस लिए, कुछ मेला देखने आए हैं, कुछ फ्रीडम फाइटर के फ्रीडम प्लानिंग के बारे में डिस्कस करने आए हैं। तो ये सारे लोग वहाँ पर जमा है और बिना किसी नोटिस के जनरल डायर जो ब्रिटिश कमांडर है उसने गेट को ब्लॉक किया और फायरिंग का ऑर्डर दे दिया। तो इस फायरिंग में मोर देन 100 पीपल डाइड, मोर देन 100 पीपल, और लगातार 10 मिनट तक फायरिंग चलती रही थी। ये तो गवर्नमेंट का ऑफिशियल रिकॉर्ड है कि 100 पीपल डाइड थे, है ना, ब्रिटिश हिस्ट्री का रिकॉर्ड दिया गया है। लेकिन हमारे हिस्टोरियंस, इंडियन हिस्टोरियंस के द्वारा बताया जाता है कि मोर देन 1000 पीपल वर किल्ड, है ना। जब तक सारे लोग वहाँ मारे नहीं गए उन सब तब तक ओपन फायरिंग करते रहे। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूदे, वहाँ जो कुआं प्रेजेंट था उसमें एक के पीछे एक सारे कूद गए तो वो सारे भी मर गए। हमारे इंडियन हिस्ट्री का सबसे ब्रूटल इंसिडेंट कहा जाता है इसको, बहुत ही बुरा, सबसे क्रूर इंसिडेंट। अंग्रेजों ने जो गलत काम किया उनमें सबसे गलत कामों में से एक है, बहुत ज़्यादा गलत काम था ये। यानी निर्दोष लोग, बच्चे, बूढ़े, जिनकी कोई गलती नहीं, जिनको पता भी नहीं है कि मार्शल लॉ है, ना उनको कोई नोटिस दिया गया, ना कोई उन्हें वार्निंग दी गई, डायरेक्ट ही उनके ऊपर ओपन फायर कर दिया गया। तो ये है जालियांवाला बाग महासैकरे कहा जाता है। इसमें 1000 वर इंजर्ड, 100 पीपल डाइड। इसे मोस्ट ब्रूटल इंसिडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल इंसिडेंट इन इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास का बहुत ही क्रूर, इसे क्या कहते हैं कि कृत्य कहते हैं। किसके द्वारा किए गए थे, ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी और 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। क्या है जालियांवाला महासैकरे, जालियांवाला महासैकरे मतलब ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और
कहाँ पर हुआ है? तो पंजाब के अमृतसर में हुआ है। क्या लगा था वहाँ पे? एक बैसाखी का फेयर लगा हुआ था, बैसाखी का मेला लगा हुआ था। तो बहुत दूर दूर से कुछ लोग वहाँ मेला घूमने आए थे और कुछ फ्रीडम फाइटर्स उसी समय में उस भीड़ का फायदा उठा के अपनी फ्रीडम फाइटिंग की प्लानिंग करने आए थे। तो वो लोग कहाँ जमा हुए? सारे पार्क में जमा हुए। उस पार्क का नाम क्या था? जालियांवाला बाग पार्क था। उस पार्क की खास बातें क्या थी? वो पार्क जो है चारों तरफ से इंक्लोज था, ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था और उस पार्क में सिर्फ एक ही एंट्री और एग्जिट का गेट था। तभी उस गेट पे कौन आता है? जनरल डायर आ जाता है, ब्रिटिश कमांडर। उसको पता चल जाता है क्योंकि मार्शल लॉ लगा हुआ है और लोग ग्रुप बना के इकट्ठा नहीं हो सकते मार्शल लॉ के हिसाब से, लेकिन फिर भी लोग हुए इकट्ठा। तो मैक्सिमम को तो पता ही नहीं था कि मार्शल लॉ है। तो अचानक से आता है, एंट्री गेट और जो एग्जिट गेट उसको ब्लॉक कर देता है और बिना किसी प्रायर नोटिस के, बिना कोई वार्निंग के ओपन फायर, यानी ऑर्डर देता है अपने आर्मी के लोगों को कि तुरंत उनके ऊपर क्या किया जाए? फायरिंग किया जाए। और इसमें 100 से ज़्यादा इनोसेंट पीपल मारे गए, तो थाउजेंड्स वर इंजर्ड हुए थे। तो इसी को कहा जाता है कि ये हमारे इंडियन हिस्ट्री का मोस्ट ब्रूटल इंसिडेंट है। और इस इंसिडेंट के बाद सारे ऑल ओवर इंडिया में जगह जगह प्रोटेस्ट होने लगे, लोग बहुत गुस्सा हो गए और अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया। लोग भड़क गए, जगह जहाँ जहाँ अंग्रेज़ सरकार के सिपाही दिखाई देते या कहीं मिलते, लोग गैंग बना के उनको मार डालते, उनके ऊपर अटैक करते, पुलिस स्टेशन जलाए जाने लगे, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स जलाई जाने लगी। ये पूरा इंसिडेंट जो है ऑल ओवर इंडिया में रिवोल्यूशन शुरू कर दिया इस इंसिडेंट ने, जालियांवाला बाग मैसेकर ने। इसलिए इसको बहुत ही ब्रूटल इंसिडेंट कहा जाता है इंडियन हिस्ट्री। तो जालियांवाला बाग मैसेकर पढ़ने के बाद सवाल ये आता है कि आखिर जनरल डायर ने किया क्यों? ये जालियांवाला बाग मैसेकर, इतने सारे निर्दोष लोगों की हत्या बिना किसी वार्निंग के, इनके ऊपर ओपन फायरिंग का ऑर्डर, ये सब क्यों हुआ? तो जनरल डायर का मानना था कि वह लोगों के अंदर जो सत्याग्रही लोग थे, जो गांधी जी के फॉलोअर्स थे, जो नॉन वायलेंस फॉलो करते थे, उनके मन में भय पैदा करना, डर पैदा करना। ही वॉन्टेड टू टेरराइज पीपल, है ना। ये टेरराइज करना चाहता था किन लोगों को? सत्याग्रहीस को। जो भी लोग सत्याग्रहीस थे, यानी सत्याग्रह को फॉलो करने वाले थे, नॉन वायलेंस को फॉलो करने वाले थे, उनको डराना चाहता था, उनके अंदर भय पैदा करना चाहता था, डर पैदा करना चाहता था। कौन? जनरल डायर। ये उसका पहला मकसद था। दूसरा, लोग जो भी सत्याग्रह को फॉलो करते, फिर क्या किया गया? उन्हें नाक रगड़ने के लिए, दे वर फोर्स्ड टू रब देयर नोज, फोर्स्ड टू रब देयर नोज ऑन ग्राउंड। लोगों को फोर्स किया जाता था कि वो जमीन पर क्या करें? अपनी नाक रगड़े। तो ये सारी चीजें करवाई जाती थी किन से? कॉमन पीपल से, सत्याग्रही से, जो किसका सपोर्ट करते थे? गांधी जी का सपोर्ट करते थे। और तो और इन लोगों को फोर्स किया जाता कि वो क्या करें? क्रॉल ऑन स्ट्रीट, उन्हें रेंगने के लिए, सड़कों पे रेंगने के लिए, या फिर उन्हें सड़कों पे घसीटा जाता था। इस तरह से उन्हें मजबूर किया जाता था, बेइज्जत किया था, ह्यूमिलिएट किया जाता था, एकदम सताया जाता था, ताकि वो लोग परेशान हो जाए और गांधी जी की बात ना सुने, वो सत्याग्रह को फॉलो ना करें, मूवमेंट बंद कर दें। तो ये सारी चीज़ें की जाने लगी। विलेजेस में बम फोड़े जाने लगे, जहाँ कोई भी ग्रुप में दिख जाता, उन सबको मारा पीटा जाता बिना किसी बात के। पीपल के ऊपर एकदम अत्याचार बढ़ा दिया अंग्रेजों ने। जब गांधी जी ने देखा कि हर तरफ यही सारी चीज़ें हो रही हैं, हर तरफ वॉयलेंस है, तो गांधी जी ने क्या किया? मजबूर होकर, निराश होकर इस सत्याग्रह मूवमेंट को वहीं पर बंद कर दिया। सत्याग्रह मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ। सो रोलेट एक्ट पढ़ने के बाद, रोलेट एक्ट का कॉज पढ़ने के बाद, और फिर उसके बाद जालियांवाला बाग मैसेकर पढ़ने के बाद, और ये क्यों किया गया था, इन सबको पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे हमारा पहला मूवमेंट, जो कि है खिलाफत मूवमेंट। ठीक, तो इस मूवमेंट के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और कैसे ये मूवमेंट दूसरे मूवमेंट से, जिसका हमने पहले जिक्र किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट NCM से कैसे जुड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि एक क्वेश्चन मूवमेंट से ही पूछा जाता है। खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इन सारे मूवमेंट में से कोई एक मूवमेंट के बारे में ही लॉन्ग क्वेश्चन या फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं खिलाफत मूवमेंट। सो अब हम पढ़ेंगे खिलाफत मूवमेंट के बारे में, हमारा पहला मूवमेंट है। ठीक, तो खिलाफत मूवमेंट क्या है? ये 2 ब्रदर्स के द्वारा शुरू किया गया था, अली ब्रदर्स के द्वारा, मोहम्मद अली और शौकत अली। ध्यान से सुनिएगा, खिलाफत मूवमेंट 2 ब्रदर्स के द्वारा, अली ब्रदर्स के द्वारा शुरू किया गया था, मोहम्मद अली और शौकत अली। तो खिलाफत मूवमेंट शुरू करने से पहले एक ग्रुप बनाया गया, कमेटी बनाई गई, जिसे खिलाफत कमेटी कहा गया। इस कमेटी में जो मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान और हसरत मोहानी जैसे लोग थे, 3 लोग थे, कमेटी बनी। इन तीनों ने डिसाइड किया कि कैसे मूवमेंट चलाया जाएगा। इस मूवमेंट की जानकारी और देते हैं आपको आगे। ये मूवमेंट क्यों चलाया गया? तो तुर्की का जो राजा होता है उसे कहा जाता है क्या? खलीफा। खलीफा मीन्स एक टाइटल है, पूरी दुनिया के मुस्लिम्स का जो हेड होता है,
न सिर्फ वो तुर्की का राजा है बल्कि पूरे वर्ल्ड में जो भी मुस्लिम्स हैं उनका हेड है। मुस्लिम्स के लिए वो एज ए गॉड ट्रीट किया जाता है, मुस्लिम उसको एज ए गॉड मानते हैं। तो खलीफा को बचाना ज़रूरी था क्योंकि वो तुर्की का राजा जो है वो वहाँ का भी हेड है, वहाँ के मुस्लिम्स का, और इंडिया में जो मुस्लिम है उनका भी हेड है। तो इंडियन मुस्लिम उसको बचाना चाहते थे। और क्यों इंडियन मुस्लिम को क्यों उसकी फिक्र थी? क्योंकि जो तुर्की का राजा है वो डिफीट हो गया था वर्ल्ड वॉर में। किससे डिफीट हो गया था? जो ब्रिटिशर्स थे उनसे हार गया था। तो ब्रिटिशर्स लोग अब उस राजा को हरा दिए हैं, तो किसी भी राजा को हराने के बाद या तो जेल में डाला जाता है या फिर उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, उसको मार दिया जाता है। तो इंडियन मुस्लिम चाहते थे कि भले ही खलीफा एक किंग है लेकिन वो हमारा क्या है, गॉड भी है, तो उसे अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। उसे हराए जाने के बाद भी उसे मारा नहीं जाना चाहिए, उसके साथ बुरा व्यवहार या उसके साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। तो इसी चीज़ को बचाने के लिए, इस खलीफा को बचाने के लिए मूवमेंट चलाया गया। इसको क्या नाम दिया गया? खिलाफत मूवमेंट दिया। और खिलाफत मूवमेंट शुरू किसने किया है? अली ब्रदर्स ने, मोहम्मद अली और शौकत अली ने। और मूवमेंट शुरू करने से पहले कमेटी बनाई गई जिसका नाम क्या था? खिलाफत कमेटी। और इस कमेटी में मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान और हसरत मोहानी थे। और उसके बाद ये मूवमेंट जो है शुरू हुआ। तो आगे चल के मूवमेंट को जोड़ा गया किससे? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जोड़ा गया। तो हम लोग बताते हैं कैसे जोड़ा गया। ये दोनों अली ब्रदर्स महात्मा गांधी जी के पास गए। इन्होंने कहा कि आप क्या कीजिए, हमारी हेल्प कीजिए इस मूवमेंट में। कैसे? अगर अली ब्रदर्स मूवमेंट चलाते अकेले, महात्मा गांधी के पास नहीं जाते, तो सारे लोग तो इनके मूवमेंट में जुड़ते नहीं, क्योंकि मुस्लिम्स थे और उस वक्त हमारे कंट्री में हिंदू मुस्लिम की जो यूनिटी है कुछ ठीक ठाक नहीं थी। तो मुस्लिम लोग ही इसमें सपोर्ट करते, और मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत कम थी, कुछ ही परसेंट थी मुस्लिम पॉपुलेशन। तो कुछ लोग अगर मूवमेंट चलाते, ब्रिटिशर्स का अपोज करते, तो मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं होता। तो अली ब्रदर्स ने सोचा क्यों ना गांधी जी से सपोर्ट मांगा जाए। गांधी जी की बात सब सुनते हैं, गांधी जी फेमस हो चुके हैं। तो उन्होंने कहा गांधी जी से कि आप हमारी मदद कीजिए, आप हमारा सपोर्ट कीजिए खिलाफत मूवमेंट में, और बाकी इंडियन पीपल से भी कहिए कि वो लोग खिलाफत मूवमेंट में हमारा सपोर्ट करें। गांधी जी को बात बड़ी अच्छी लगी। गांधी को लगा कि बहुत ही अच्छा मौका है, इट इज़ ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू यूनाइट हिंदू एंड मुस्लिम्स। उन्हें लगा कि हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी को जोड़ने के लिए उन्हें एक करने के बहुत ही अच्छा मौका है। अगर हिंदू मुस्लिम का साथ देंगे इस मूवमेंट में तो मुस्लिम लोग खुश हो जाएंगे हिंदू से, ठीक है, दोनों के बीच अच्छा भाईचारा बढ़ा रहेगा। तो यही बात अपील करके गांधी जी ने क्या किया, अपने सारे इंडियन पीपल से अपील किया कि हमें मुस्लिम पीपल का खिलाफत मूवमेंट में सपोर्ट करना है। हम क्या करेंगे, तुर्की के राजा को बचाने के लिए मूवमेंट चलाएंगे। हम इंडिया में ब्रिटिशर्स का अपोज करेंगे कि वो तुर्की में उनके राजा को, खलीफा को क्या करे, अच्छा ट्रीटमेंट दे, उसका बचाव करे, उसको मारे पीटे नहीं, उसके साथ एक्सप्लोटेशन ना करे। तो इसी को कहा गया खिलाफत मूवमेंट। अब ये तो था खिलाफत मूवमेंट का एक पर्सपेक्टिव, एक नज़रिया। अब हम खिलाफत मूवमेंट का दूसरा पर्सपेक्टिव भी सोच लेते हैं और पढ़ लेते हैं। खिलाफत मूवमेंट का एक पर्सपेक्टिव ये है कि खलीफा को बचाने के लिए मूवमेंट चलाया गया, ठीक। और दूसरा गांधी जी का पर्सपेक्टिव ये है कि अच्छी जो यूनिटी है हिंदू मुस्लिम की जोड़ने का बहुत ही अच्छा मौका मिला है कि हम खिलाफत मूवमेंट से सपोर्ट करेंगे किसका, अली ब्रदर्स का, मुस्लिम्स का, और हमें क्या मिल जाएगा फिर बाकी अगले आने वाले सारे मूवमेंट्स में किसका सपोर्ट मिल जाएगा, मुस्लिम का सपोर्ट मिल जाएगा, अच्छी यूनिटी बन जाएगी। लेकिन हुआ बिल्कुल इसके उल्टा। शुरुआत में तो सारे इंडियन पीपल ने खिलाफत मूवमेंट में सपोर्ट किया, किसका, सारे मुस्लिम्स लोगों का अपोज किया जाएगा, बहुत जोर शोर से खिलाफत मूवमेंट चला, बहुत जोर शोर से 1990 में चला था मूवमेंट, ठीक। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, मुस्लिम्स और हिंदू लोगों की यूनिटी टूट गई, यानी कई हिंदू लोगों ने मुस्लिम का सपोर्ट करना बंद कर दिया कुछ ऑब्वियस रीज़न की वजह से, ठीक। तो धीरे धीरे सपोर्ट कम होते गया, मेजॉरिटी नंबर जो थी वो माइनॉरिटी में बदल गया, माइनॉरिटी लोग ही अपोज कर रहे थे ब्रिटिशर्स का। तो धीरे धीरे मूवमेंट फेड हो गया, यानी फीका पड़ गया, कमज़ोर हो गया। तो इस बात से मुस्लिम लोग नाराज़ हो गए और उन्होंने इंडियंस का, बाकी इंडियंस का इस मूवमेंट में, आगे चलने वाले जितने भी मूवमेंट थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, आज़ादी की लड़ाई में साथ नहीं दिया। उन्होंने अपना रास्ता अलग करे, वो इंडियंस का साथ नहीं देने लगे, ठीक। तो ये रिजल्ट था, ये किसका रिजल्ट है, खिलाफत मूवमेंट का, ठीक। तो अब हम पढ़ेंगे कि खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एक साथ जोड़ने से किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस हुए और क्या रिजल्ट निकला दो मूवमेंट को एक साथ ज्वाइन करने में। तो देखिए, जब कोई भी मूवमेंट एक साथ टुगेदरली बहुत सारे लोग चलाते हैं एक मूवमेंट को, तो बहुत सक्सेसफुल होने के चांसेस होते हैं, उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्यों, सबका मोटिव एक ही होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं फ्रीडम स्ट्रगल की, तो 1857 का जो फ्रीडम स्ट्रगल था, फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल, वो बहुत हद तक सक्सेसफुल था। क्यों था, क्योंकि उसमें सारे लोगों का मकसद लगभग एक ही था कि आज़ादी, ब्रिटिशर्स को भगाना है इंडिया से। लेकिन अगर हम खिलाफत मूवमेंट की बात करें, क्या ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाने का रूल था उसमें, क्या ऐसा कोई मोटिव था, नहीं। वहाँ तो सिर्फ खलीफा को बचाना था। और गांधी जी का उसमें ऑब्जेक्टिव क्या था, ब्रिटिशर्स का अपोज करना। कोई भी ऐसा मूवमेंट जिसके दो ऑब्जेक्टिव होंगे अलग अलग,
हिंदू लड़ रहे हैं किसके लिए? ब्रिटिशर्स को अपोज करने के लिए। मुस्लिम लड़ रहे हैं किस लिए? अपने किंग खलीफा को बचाने के लिए। तो ये बहुत ही डुअल ऑब्जेक्टिव, डुअल नेचर वाली बातें हो गई। दो लोग लड़ रहे हैं दो अलग अलग ऑब्जेक्टिव के लिए, वो भी एक साथ, तो मूवमेंट के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। जो पावर होता है, जो माइंड सेट होता है, वो बढ़ जाता है। एक वर्क कर रहा है किसको बचाने के लिए? खलीफा को बचाने के लिए। एक जो पार्ट है वो किसके लिए वर्क कर रहा है? ब्रिटिशर को भगाने के लिए, फ्रीडम के लिए। तो इस वजह से फ्रीडम जो है वो मिल नहीं पाई। ये जो मूवमेंट था खिलाफत मूवमेंट खलीफा को बचाने का, वो क्या हो गया? अनसक्सेसफुल हो गया। देखिए कोई भी मूवमेंट, जैसा आपको शुरुआत में बता चुका हूँ कि दो मूवमेंट अगर चलाए जाएंगे, उनको जोड़ा जाएगा, या एक ही मूवमेंट चलाया जाए, लेकिन उनमें जो लोग फाइट कर रहे हैं उस मूवमेंट को, अगर उनके मकसद अलग अलग हैं, उनका जो ऑब्जेक्टिव है डिफरेंट है, तो उस मूवमेंट के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और यही हुआ किसके साथ? खिलाफत मूवमेंट के साथ। अगर आप गौर करें तो खिलाफत मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था? सेव खलीफा, है ना, सेव खलीफा। ठीक, ये किसकी तरफ से था? मुस्लिम्स के तरफ से था ना। मुस्लिम्स के लिए खिलाफत मूवमेंट ब्रिटिशर को भगाना नहीं था। मुस्लिम जो लोग उस वक्त के थे वो चाहते थे कि खलीफा को बचाया जाए ब्रिटिशर का अपोज करके। ठीक, तो ये हो गया पहला ऑब्जेक्टिव। अब हम दूसरे ऑब्जेक्टिव की बात करें तो दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था? गांधी जी चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम की यूनिटी बना दी जाए, यूनिटी बनाई जाए। ठीक, तो ऐसा कोई भी मूवमेंट जिसमें दो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, उस मूवमेंट के सक्सेस होने के चांसेस बिल्कुल ही कम हो जाते हैं। यही बात किसके साथ हुई? इस नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट के साथ भी हुई। ठीक, तो अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हम और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने शुरू किया था, खिलाफत मूवमेंट अली ब्रदर्स ने शुरू किया था, मोहम्मद अली और शौकत अली। खिलाफत मूवमेंट 1919 में शुरू किया गया और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में शुरू किया गया। सो नाउ we will discuss about non-cooperation movement which was started by Gandhi ji in 1920. So what was non-cooperation movement? Non-cooperation means असहयोग, no help. Non-cooperation, no help. तो गांधी जी ने यही मूवमेंट क्यों चुना? Why this name was chosen? ठीक, तो हम बात करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की। देखिए अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएं तो ब्रिटिशर जो इंडिया में आए थे वो लगभग 2-3 लाख थे और हम इंडियंस की पॉपुलेशन उस वक्त 35 करोड़ के आसपास थी। तो 2 लाख लोग 35 करोड़ के ऊपर किस तरह से कंट्रोल कर पा रहे हैं, सोचने वाली बात है। तो ब्रिटिशर्स की आर्मी में कौन भर्ती हैं? इंडियंस, पहले ही पढ़ चुके हैं वर्ल्ड वॉर किसमें। दूसरा, ब्रिटिशर्स की पुलिस में कौन है? इंडियंस। ब्रिटिशर्स की फैक्ट्री में कौन वर्क कर रहा है? इंडियंस। उनके घरों में एज ए नौकर, एज ए सर्वेंट कौन काम कर रहा है? इंडियंस। उनके ऑर्डर भी कौन फॉलो करे जा रहे हैं? इंडियंस। तो आप ही सोचिए, हम लोग को सोचने वाली बात है कि हम इंडियंस ही ब्रिटिशर्स की क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं। तो यही बात गांधी जी ने नोटिस कर ली कि अगर हम इंडियंस ब्रिटिशर्स को हेल्प करना बंद कर दें, यानी कॉपरेट नहीं करें, नो कॉपरेशन, नॉन कॉपरेशन, है ना, अगर हम सहयोग नहीं करें, उनकी मदद नहीं करें, तो अंग्रेजों को क्या करना पड़ेगा? अपना ये जो देश है हमारा वो छोड़ के जाना ही पड़ेगा, उन्हें अपने देश लौटना पड़ेगा। तो हमें क्या मिल जाएगी? आज़ादी। तो यही सोचकर गांधी जी ने मूवमेंट चलाया। कौन सा मूवमेंट? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसे कहा जाता है असहयोग आंदोलन। कब चला गया है? 1920 में शुरू किया गया है। कौन सा मूवमेंट? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। किसने शुरू किया है? गांधी जी ने शुरू किया है। क्यों शुरू किया है? क्योंकि गांधी जी का मानना है कि इंडियन पीपल के ऊपर जो रूल कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, वो किसकी हेल्प से कर रहे हैं? इंडियन की मदद से ही हेल्प कर रहे हैं। अगर इंडियन पीपल उनको हेल्प करना बंद कर दें तो ब्रिटिशर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा इंडिया छोड़ के जाने का। तो इसीलिए हमें क्या मिल जाएगी? आज़ादी मिल जाएगी। और हम क्या इसी वजह से गांधी जी ने क्या शुरू कर दिया? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सो नॉन कॉपरेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे नॉन कॉपरेशन को स्टार्ट कैसे किया गया, कैसे ये आइडिया गांधी जी को आया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करना चाहिए और किस प्लानिंग के साथ शुरू हुआ और क्या इसका ऑब्जेक्टिव था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। तो चलिए हम पढ़ते हैं। तो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो शुरू किया गया गांधी जी के द्वारा। कौन से ईयर में? 1920 में। तो गांधी जी के मन में ये आइडिया बहुत पहले आ चुका था। गांधी जी ने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था हिंद स्वराज। ठीक, गांधी जी ने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम क्या था? हिंद स्वराज। गांधी जी ने इसी बुक में एक थॉट दिया था कि हम इंडियंस के ऊपर ब्रिटिशर जो है वो रूल कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हम इंडियन के कॉपरेशन की वजह से। तो अगर हम इंडियंस ब्रिटिशर्स को कॉपरेट करना बंद कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी? आज़ादी मिल जाएगी। यही सोचा था गांधी जी ने और यही आइडिया उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। तो ये आइडिया उन्होंने कांग्रेस के बाकी लीडर्स को बताया। कांग्रेस INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो अभी की पार्टी है, वो कांग्रेस ने जो चुनाव लड़ती है, ये वो कांग्रेस है जो 80s में बनी थी, जो देश की आज़ादी के लिए लड़ती थी। दोनों में बहुत फर्क है। ठीक है, तो उस कांग्रेस ने, पॉलिटिकल पार्टी जो देश की सबसे बड़ी उस वक्त की पॉलिटिकल पार्टी थी,
उसने डिसाइड किया कि गांधी की बात सुनेंगे। तो गांधी जी उसमें बहुत मेन लीडर थे, तो उनकी बात सब सुनते थे। तो गांधी जी ने कहा कि ऐसा ऐसा आइडिया है, हिंदू स्वराज बुक में उन्होंने आइडिया दिया था पहले भी, कि अगर हम क्या करें, ब्रिटिशर्स को कॉपरेट करना बंद कर दें तो ब्रिटिशर्स एक ही साल के अंदर हमारा देश छोड़ के चले जाएंगे और हमें क्या मिल जाएगी, आज़ादी मिल जाएगी। तो ये गांधी का आइडिया सबको पसंद आया। फिर फाइनली कांग्रेस पार्टी ने कलकत्ता सेशन यानी कलकत्ता में एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में सारे लीडर्स ने एग्री किया कि हाँ हम लोग एक बड़ा सा मूवमेंट चलाएंगे, मास मूवमेंट, जिसका नाम क्या होगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अपने आप में एक पहला पॉलिटिकल मूवमेंट था जो बहुत ही बड़ा था, फर्स्ट मास मूवमेंट था। इसमें बहुत सारे लोग एक साथ शामिल हुए। पहले छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी जो अपने तरीके से अलग अलग फ्रीडम मूवमेंट लड़ती थी, ठीक। लेकिन ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये पहला ऐसा मूवमेंट है जो बहुत ही मास मूवमेंट है। इसमें सारी पार्टियां जो थी छोटी मोटी वो सब शामिल हुई और सब एग्री करते थे कि हाँ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया जाना चाहिए। पर यहाँ पर एक दिक्कत थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को डिसाइड किया गया था कि ये स्टेजेस में चलेगा। स्टेजेस मतलब पहले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या करना है, ब्रिटिशर्स की हेल्प करना बंद करना है। अब हेल्प करना कैसे बंद करेंगे, पहली स्टेज में तो ब्रिटिशर्स ने जो टाइटल दिए हैं, टाइटल मतलब जो जॉब्स दिए हैं, किसी को लॉयर बनाया है, किसी को टीचर बनाया है, किसी को डॉक्टर बनाया है ना, किसी को लैंडलॉर्ड बनाया है, तो हमें वो टाइटल छोड़ देना है। उन्होंने जो प्राइज़ दिए हैं, गिफ्ट्स दिए हैं, प्राइज़ मतलब जैसे कि उस वक्त रविन्द्रनाथ टैगोर थे तो उन्होंने टाइटल दिया था नाइटहुड। नाइटहुड क्या होता है, जो बहुत अच्छी पोइट्री करता है ब्रिटेन में, वो मतलब ब्रिटेन का एक प्राइज़ है। जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न देते हैं, अच्छा जो बहुत ही अच्छा वर्क करता है कंट्री में, और सेना में जो अच्छा वर्क करता है उसको परमवीर चक्र, अशोक चक्र मिलता है, अवार्ड मिलता है, मेडल्स। वैसे ही लिटरेचर के वर्ल्ड में आज कोई अच्छी पोइट्री करता है, लिटरेचर नॉवेल्स वगैरह लिखता है, तो उसे एक अवार्ड दिया जाता है, जिसे कहा जाता है नाइटहुड। तो जालियांवाला बाग से दुखी होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो पहले ही वापस कर दिया था नाइटहुड का टाइटल, वापस कर दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों को कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए, आप लोग ऐसा गलत काम करते हो हमारी कंट्री में और मुझे क्या करते हो, सपोर्ट भी करते हो, तो मुझे आपका अवार्ड, आपका सपोर्ट नहीं चाहिए। तो यही सब करना था। पहले स्टेज में क्या करना था, नॉन कॉपरेशन के पहले स्टेज में टाइटल्स को रिफ्यूज़ करना था, उनके दिए हुए टाइटल्स को रिटर्न कर देना था। दूसरा, किसी भी तरीके से अंग्रेजों को सपोर्ट नहीं करना है, मतलब अगर हम अंग्रेजों को बनाया हुआ स्कूल में पढ़ने जा रहे थे, हम स्टूडेंट्स को पढ़ने नहीं जाना है। अगर टीचर हैं तो टीचर को पढ़ाने नहीं जाना है। कोई लॉयर है तो उस लॉयर को ब्रिटिशर के कोर्ट में जाके प्रैक्टिस नहीं करनी है, केस नहीं लड़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें गिव अप कर देनी है। दूसरा कि जो भी चीज़ ब्रिटिशर्स हमें कहेंगे करने के लिए हम उसका अपोज करेंगे, वो भी पोलाइटली, नॉन वायलेंस के साथ, है ना, बिना किसी लॉ को तोड़े, बिना कोई हिंसा किए हम क्या करेंगे, ब्रिटिशर को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये स्टेजेस में रन करना था। लेकिन इस मोमेंट में लास्ट में एक डाउट डिसाइड किया गया था। डाउट मतलब उन्होंने एक अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढ लिया था कि अगर फिर भी ये मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ, उन्हें भरोसा था कि सक्सेसफुल होगा, लेकिन फिर भी एक डाउट था मन में कि अगर अंग्रेज इस मूवमेंट के लिए नहीं माने तो कम से कम हम अंग्रेज से थोड़ी थोड़ी बातें मनवा लेंगे। यानी अंग्रेज अगर इंडिया छोड़ के नहीं जाते तो हम अंग्रेजों को बोलेंगे कम से कम हमारा टैक्स माफ़ कर दो, हमारे लिए कुछ नियम कानून जो है थोड़े आसान कर दो, ये सारी चीज़ें करेंगे। तो अब यहाँ पर भी एक गौर करने वाली बात क्या है कि मूवमेंट अभी शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन मूवमेंट का फेल होने का एक अदर ऑप्शन भी ढूंढ के रख लिया है कांग्रेस पार्टी ने। तो ये बहुत ही डाउटफुल बात थी, ये अनसक्सेसफुल होने का भी एक बहुत बड़ा कारण था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी फेल हुआ है ना, 1920 में फेल हो गया। अगर 1920 में फेल नहीं होता तो उसी वक्त आज़ादी मिल जाती ना, आज़ादी तो 1947 में मिली। तो नॉन कॉपरेशन भी फेल हो गया। तो यहाँ भी दो अल्टरनेट ऑप्शन, खिलाफत मूवमेंट की तरह। पहले तो डिसाइड किया कि आज़ादी मिल जाए नॉन कॉपरेट करने से, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर फिर भी आज़ादी नहीं मिली तो हम क्या करेंगे, ब्रिटिशर से कुछ हेल्प ले लेंगे, कंसेशन ले लेंगे, कुछ बातें मनवा लेंगे। तो पहले ही ऑप्शन ढूंढ लिया कि हार गए तो क्या हो जाएगा। इसी वजह से डाउट हुआ और मूवमेंट क्या हुआ, फेल भी हुआ। तो हम आगे और डिस्कस करेंगे कि मूवमेंट कैसे क्या फेल हुआ, इस सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो नॉन कॉपरेशन की हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की स्ट्रैटेजी कैसी थी, किस प्लान के तहत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को इम्प्लीमेंट किया, कैसे उसे लागू किया गया, कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चलाया गया। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हमने पढ़ा कि उसको स्टेजेस में रन करना था ना, स्टेज बाय स्टेज चलाना था। तो टोटल 3 स्टेजेस डिसाइड किए गए थे नॉन कॉपरेशन के, यानी पहले फर्स्ट स्टेज में ये काम करेंगे, फिर उसके बाद सेकंड स्टेज में जाएंगे, फिर ये काम करेंगे, थर्ड स्टेज में तीसरा काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड थी। तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेज करते गए। जैसे अभी लॉकडाउन 1 में कुछ छूट मिली, लॉकडाउन 2 में कुछ छूट मिली, लॉकडाउन 3 में, बिल्कुल उसी तरह से हमारे यहाँ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी सेम काम हुआ था। फर्स्ट स्टेज में कुछ काम करने थे, सेकंड में कुछ काम और थर्ड में कुछ काम। तो क्या डिसाइड किया गया था कांग्रेस और महात्मा गांधी के द्वारा कि कैसे मूवमेंट को रन करना है। तो डिसाइड ये किया गया था
कि फर्स्ट स्टेज में टाइटल्स को रिफ्यूज़ कर देना है, यानी जो भी टाइटल्स मिले हैं, जैसे कि टीचर का पोस्ट मिला है, डॉक्टर का पोस्ट मिला है, लॉयर का पोस्ट मिला है ना, लैंडलॉर्ड का पोस्ट मिला है, वो छोड़ देना है, ठीक। और जो हमें सम्मान मिले हैं, यानी ब्रिटिशर्स ने रिस्पेक्ट दी है किसी पोएट को, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड का दिया था, या किसी और को कुछ मेडल्स दिए होंगे, तो वो भी हमें क्या कर देना है, रिफ्यूज़ कर देने हैं, रिटर्न कर देने किसको, ब्रिटिशर्स को। ये पहला स्टेज था। फिर उसके बाद दूसरे स्टेज में क्या करना था कि हमें ब्रिटिशर्स के द्वारा जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे ब्रिटिशर्स सिविल सर्विस की एग्ज़ाम कराते हैं, ब्रिटिश आर्मी में भर्ती लेते हैं, फिर रिक्रूटमेंट करते हैं, पुलिस की भर्ती करते हैं, इलेक्शन करवाते हैं, इन सारे चीज़ों का हमें क्या करना है, बायकॉट करना है। बायकॉट का मतलब क्या होता है, विरोध होता है। बायकॉट का मीन्स विरोध, अपोज, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का अपोज करना था। कब करना था, सेकंड स्टेज में करना था। फर्स्ट स्टेज में टाइटल और ऑनर्स रिफ्यूज़ करने हैं। सेकंड स्टेज में जो फॉरेन के गुड्स हैं, ब्रिटिशर के सिविल सर्विस के एग्ज़ाम है, आर्मी है, पुलिस है, इलेक्शन है, उसका क्या करना है, बायकॉट करना है। और जो आखिरी और तीसरा स्टेज था, उस स्टेज में क्या करना था, हमें फॉरेन चीज़ों का बायकॉट तो हमने कर दिया सेकंड स्टेज में, तो थर्ड स्टेज में हमारे पास अपना कुछ का स्वदेशी भी तो होना चाहिए ना, ओ नेटिव भी तो होना चाहिए। तो थर्ड स्टेज में क्या करना था, हमें स्वदेशी गुड्स या स्वदेशी चीज़ों को क्या करना था, प्रमोट करना था, हमें स्वदेशी अपनाना था, है ना। तो जैसे हमने फॉरेन गुड्स का बायकॉट किया, मान लीजिए फॉरेन के क्लॉथ्स नहीं पहन रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्लॉथ्स तो चाहिए ही पहनने के लिए, तो हमें खादी क्लॉथ्स हमने बनाया ना। गांधी जी को देखा होगा आपने, वो चरखा व्हील चलाते थे, है ना, उसको बड़ा फेमस किया था सिंबल। तो वो हमारा सेल्फ डिपेंडेंस का सिंबल था, है ना। हम खुद कपड़े बनाने लग गए, खुद पहनने लग गए, तो हम ब्रिटिशर्स की गुड्स पे डिपेंड नहीं रह गए, अपने स्वदेशी गुड पे डिपेंड रहेंगे ना, आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट बने, जो आजकल हमारी सोसाइटी में बहुत चल रहा है, मेक इन इंडिया जिसको बोला जाता है, ठीक। तो उसी की तरह थर्ड स्टेज भी था। तो फर्स्ट स्टेज क्या था, टाइटल्स रिफ्यूज़ करने हैं, जो रिस्पेक्टिव ऑनर्स मिले वो रिफ्यूज़ करना है। सेकंड में क्या करना है, सेकंड स्टेज में बायकॉट करना है सिविल सर्विसेज का, आर्मी का, पुलिस का, इलेक्शंस का, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा कराए जाते हैं। और तीसरा स्टेज क्या है, मेक इन इंडिया, यानी कि स्वदेशी गुड्स को प्रमोट करना है और अपने लिए सारी चीज़ों को सेल्फ मैन्युफैक्चर करना है, विदेशों को भरोसे नहीं रहना, ब्रिटिशर्स के भरोसे नहीं रहना है। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, हमारी मतलब कांग्रेस और महात्मा गांधी की स्ट्रैटेजी थी 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चलाने की, स्टेज बाय स्टेज में। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की हमने स्ट्रेटेजीज तो पढ़ ली कि कैसे वो 3 स्टेजेस में चलाया जाएगा, स्टेज बाय स्टेज चलेगा, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। लेकिन एक चौथा स्टेज भी था, मतलब ऑफिशियल स्टेज तो नहीं था वो, लेकिन वो चौथा चीज़ डिसाइड किया थी क्या करना है। तो अल्टरनेट ऑप्शन क्या था, इन केस ऑफ द फेलियर ऑफ द मूवमेंट, अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फेल होता है या गवर्नमेंट इस मूवमेंट को सप्रेस कर देती है, खत्म कर देती है, तो हम क्या करेंगे, एक नए मूवमेंट के लिए तैयार रहेंगे। ऐसा कांग्रेस ने पहले डिसाइड कर लिया था, जिसका नाम था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसको भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी तो आप इस पर ध्यान रखिए, नॉन कॉपरेशन पे फोकस करें। नॉन कॉपरेशन अभी और लंबा चलेगा, लंबा टॉपिक है वो। तो ये जो चौथा स्टेज है समझ लीजिए आप, चौथा अल्टरनेट ऑप्शन जो है वो क्या है कि अगर गवर्नमेंट क्या करती है, हमारे इस मूवमेंट को फेल कर देती है, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ दिस मूवमेंट और सप्रेशन बाय द गवर्नमेंट, तो हम क्या करेंगे, एक अल्टरनेट मूवमेंट चलाएंगे जिसका नाम क्या होगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो यहाँ भी वही बात आती है फिर से खिलाफत मूवमेंट वाली, कि अगर किसी मूवमेंट के आपके 2 ऑब्जेक्टिव हैं या आप पहले ही डाउट रखते हो अपने मूवमेंट के ऊपर, तो आपका मूवमेंट सक्सेसफुल होने वाला नहीं है, जिसके चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे सक्सेस होने के। तो यही बात इनके साथ हुई, इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ भी हुई, और उन कांग्रेस पीपल और महात्मा गांधी के साथ भी हुई कि नॉन कॉपरेशन को भी क्या कर दिया गया, उसको फेलियर में कन्वर्ट कर दिया गया इन्हीं की चीज़ों की वजह से, ठीक। तो नॉन कॉपरेशन की स्ट्रैटेजी और प्लान को पढ़ने के बाद, उसके सारे स्टेजेस और अल्टरनेट ऑप्शंस को पढ़ने के बाद, हम पढ़ेंगे कि नॉन कॉपरेशन को चलाने के टर्म्स क्या थे, क्या नियम और शर्तें रखी गई थी, क्या कंडीशंस रखी गई थी कि जिसको भी नॉन कॉपरेशन में पार्ट लेना है या नॉन कॉपरेशन को चलाना है, तो किन शर्तों को, किन बातों को फॉलो करना पड़ेगा, किन कंडीशंस को मानना पड़ेगा। तो गांधी जी का वन एंड ओनली कंडीशन एक ही था कि जिसको भी ट्रूथ और नॉन वायलेंस के साथ काम करना है, मतलब नॉन कॉपरेशन मोड आपको चलाना है, तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ फॉलो करना पड़ेगा, वो है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। यानी कि आप कुछ भी कीजिए, टाइटल रिफ्यूज़ कीजिए, आप कुछ भी कीजिए, ऑनर रिफ्यूज़ कीजिए, आप स्वदेशी अपनाइए, ब्रिटिशर्स के इलेक्शन को बायकॉट कीजिए, कोई भी काम कीजिए नॉन कॉपरेशन में, किसी भी स्टेज में रहिए, लेकिन आपको एक बात हमेशा फॉलो करनी है, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यानी सत्य और अहिंसा। यानी ब्रिटिशर्स के द्वारा जो भी बनाए गए लॉज होंगे उनको आप तोड़ नहीं सकते, आप ब्रिटिशर के साथ मारपीट, लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, गाली गलौज नहीं कर सकते, है ना, कहीं भी दंगे फसाद नहीं कर सकते, जोर जोर से नारे भी नहीं लगा सकते। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस थी किसकी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की। तो ये बहुत ही एक सॉफ्ट कंडीशन होगी या बहुत ही बॉन्डेज लिमिट करने वाला हो गया मूवमेंट को।
अगर मूवमेंट में आप गवर्नमेंट आपको सप्रेस कर रही है, गवर्नमेंट आपके ऊपर लाठी चार्ज कर रही है, तो आप क्या करोगे? चुपचाप नॉन वायलेंस से लाठी खाते रहोगे? नहीं, ये नहीं हो सकता। तो ये मूवमेंट का एक वीक पॉइंट कह सकते हैं। गांधी जी की जो लिमिट डाली गई थी मूवमेंट के ऊपर, ये भी कहीं ना कहीं उस मूवमेंट के फेलियर का कारण बने। और तो और इस मूवमेंट ने ही डिवाइड कर दिया सोसाइटी को पूरी तरह से, हमारी इंडियन सोसाइटी को। कुछ लोग थे जो एक्सट्रीमिस्ट थे, एक्सट्रीमिस्ट मतलब गरम दल वाले, यानी जो लड़ झगड़ के मारपीट यानी खून दे कर यानी मर कर या फिर दूसरों को मार कर आज़ादी हासिल करना चाहते थे। कुछ ऐसे एक्सट्रीमिस्ट लोग थे जिसमें सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, है ना, लोकमान्य तिलक, भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव, ये सारे लोग थे जो जिनका मानना था, जो चाहते थे कि हमें आज़ादी लड़ झगड़ के मिलेगी, हमें आज़ादी मांगनी नहीं है अंग्रेजों से, हमें आज़ादी छीन लेनी है। उनका मानना था कि हम जब तक कुर्बानी नहीं देंगे, जब तक हम ब्लड नहीं देंगे, है ना, क्या करेंगे, कुर्बानी नहीं देंगे, एक एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे सोसाइटी में, तब तक हमें आज़ादी नहीं मिलने वाली है। जबकि इसके जस्ट अपोजिट सोचना था गांधी जी का और कुछ कांग्रेस लीडर्स का कि आज़ादी जो है वो वॉयलेंस से नहीं मिलेगी। आज़ादी कैसे मिलेगी? हम शांति से, रिस्पेक्टिव तरीके से डिमांड करेंगे अंग्रेजों से ना, आज़ादी मांगेंगे तो हमें आज़ादी मिलेगी। तो ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है कि कौन सही था, एक्सट्रीमिस्ट या मॉडरेट। यानी गांधी जी नरम दल वाले मॉडरेट, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सारे एक्सट्रीमिस्ट लोग थे। तो कौन सही था, मॉडरेट से एक्सट्रीमिस्ट? ये तो डिबेटेबल टॉपिक है। तो ये टॉपिक मैं आप पे छोड़ता हूँ, कमेंट में आंसर करके बताइए कि कौन सही था और क्यों। मॉडरेट सही थे तो क्यों, यानी गांधी जी सही हैं तो क्यों सही थे, या भगत सिंह या राजगुरु सुखदेव सही थे तो क्यों सही थे ना। दोनों में से किसका तरीका सही था और क्यों था, ये आप कमेंट कीजिए। जिसका आंसर हमें सही रहेगा उसका नाम हम अनाउंस करेंगे और उसके आंसर को एक्सप्लेन भी करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एक ही टर्म था, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। चाहे हमारे सामने की गवर्नमेंट कैसा भी ऑपरेशन कर ले, हमें कैसा भी सता ले, एक्सप्लॉइट कर ले, मार पीट ले, झगड़ ले, हमें सिर्फ एक चीज़ फॉलो करते ही रहनी है अपने मूवमेंट में। कौन सी चीज़? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। तो आप इसको एक और चीज़ जोड़ सकते हो, यानी वो 3 स्टेजेज जो हैं, वो 4 स्टेजेज हैं, उनको एक इस तरीके से फॉलो करना है ट्रूथ एंड नॉन वाले के साथ, यानी इसी रास्ते पे चलते हुए क्या करना है, उन मूवमेंट्स को फॉलो करते चलना है। तो ये हमारे लिए क्या है, एक बॉन्डेज की तरह था, हमारे पीपल के लिए एक लिमिट की तरह था, जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, जो आगे चल के रिस्पॉन्सिबल बना कांग्रेस के स्प्लिट होने का। समझिए, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया ये बातें, गांधी जी की बातों को पसंद नहीं किया बहुत से लोगों ने, कि गांधी जी चाहते हैं कि अंग्रेज हमें कितना भी मारें, अंग्रेज हमारी कितनी भी जान ले लें, हमारे लोगों की निर्दोष हत्या क्यों ना कर दे, जालियांवाला बाग जैसा मासक्र ही क्यों ना कर दे, हम अंग्रेजों को कुछ नहीं करें। ऐसा गांधी जी के थॉट्स थे, गांधी जी की ऐसी शर्तें थी मूवमेंट को चलाने के लिए। यही बातें कुछ लोगों को पसंद नहीं है। तो नॉन कॉपरेशन के स्ट्रैटेजी, टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे कि इस मूवमेंट में डिफरेंट जो स्ट्रैंड्स यानी अलग अलग पड़ाव आए, यानी जब मूवमेंट एक बार शुरू हो गया तो कहाँ पे मूवमेंट स्पीड हुआ, कहाँ पे मूवमेंट स्लो हुआ, कहाँ मूवमेंट में कुछ गड़बड़ी आ गई, कहाँ पे मूवमेंट बहुत अच्छा चल रहा था। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। किन कंट्री के किन पार्ट्स में मूवमेंट बहुत ही फेमस है, मूवमेंट बहुत अच्छे से चल रहा है, और किन पार्ट्स में मूवमेंट जो फेड है, बहुत कमज़ोर चल रहा है, लोग उस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे। सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें कि हमारे यहाँ जो मूवमेंट है वो टाउन्स में कैसा चल रहा है। दूसरा हम पढ़ेंगे कि टाउन्स वाला जो मूवमेंट है, देखिए टाउन्स में अलग माइंडसेट वाले पीपल रहते हैं, उनका माइंडसेट थोड़ा अलग होता है, इसलिए मूवमेंट में भी क्या आ गया, डिफरेंट स्टैंड आ गया। फिर हम पढ़ेंगे कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब क्या, विलेज वाला एरिया, रिमोट एरिया, गाँव खेड़े में वहाँ के जो लोग रहते हैं थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं, रिमोट एरियाज, तो उनको कैसे मूवमेंट समझ में आया, उन्होंने मूवमेंट को कैसे रन किया। और तीसरा कुछ दूसरी जगहें जैसे कि प्लांटेशंस। प्लांटेशन का मतलब बगान, चाय के बगान, कॉफ़ी टी प्लांटेशन। पहले क्या होता था, बहुत बड़ा एरिया, कई 100-100, 200, 500 एकड़ के एरिया में चाय कॉफ़ी उगाई जाती थी और वर्कर्स वहीं पर रहते थे, वहीं काम करते थे, तो उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा वहाँ हुआ करती थी। तो उन्होंने कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लिया, उनने कैसे मूवमेंट चलाया, ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, ये पढ़नी है हमें। तो इस मूवमेंट में डिफरेंट स्टैंड्स कौन कौन से हुए, कौन कौन से इस मूवमेंट में पड़ाव आए, किस तरह से मूवमेंट चला, कहाँ पे मूवमेंट स्लो हुआ, कहाँ पे मूवमेंट डाउन हुआ, स्पीड हुआ, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। एक एक करके हम सभी जगहों पे मूवमेंट पढ़ेंगे और हर एक का रिजल्ट पढ़ेंगे, क्यों वहाँ पे मूवमेंट वैसा कम हुआ या क्या ज़्यादा हुआ, सारी चीज़ें हम इस मूवमेंट में पढ़ेंगे। सो गाइज, आज के वीडियो में इतना ही, बाकी का टॉपिक हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखते रहिए और सही जवाब देते रहिए सवालों के, ताकि हम आपका नाम अनाउंस कर सकें। हमें भी बहुत प्राउड फील होता है आपका नाम अनाउंस करने में, और खुशी होती है, हार्ड वर्क करने में भी अच्छा लगता है कि हमारे स्टूडेंट इंटरेस्ट के साथ वीडियोस को देख रहे हैं। तो जाते जाते आज का क्वेश्चन फिर से रिपीट किया जाता हूँ
कि जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे यानी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, वो लोग सही थे, और सही थे तो क्यों, या फिर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जो मॉडरेट लोग हैं ये लोग सही थे, और ये लोग सही थे तो क्यों। तो अगर एक्सट्रीमिस्ट सही है तो क्यों, मॉडरेट सही है तो क्यों। तो आपका आंसर थोड़ा डिटेल में कमेंट कीजिएगा ताकि मैं अच्छे से उसको समझ पाऊँ, और आप जिसका आंसर मुझे सही लगेगा, सटीक होगा, उसका आंसर मैं एक्सप्लेन करूँगा उसके नाम के साथ। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और देखते रहिए विद्यास्थली वाले सर।